नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं बुद्धि के सिद्धांत एवं बुद्धि के परीक्षणों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि की परिभाषा तथा दो इम्पोर्टेंट सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिने ने दिया था और द्विकारक सिद्धांत जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, ये दोनों सिद्धांत हम समझ चुके थे। अब हम आज के वीडियो में आने वाले सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो चलिए पहला सिद्धांत लेते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था। इस सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। ये योग्यताएं कौन कौन सी हैं? पहली योग्यता है वाचिक बोध या वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें लोगों की ये योग्यता होती है कि वो जो दूसरे लोगों के जो बोले गए शब्दों या उनके संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, जो उनके सामने कोई कॉन्सेप्ट आता है उसको कितने जल्दी समझते हैं या लोगों को विचारों को किस तरह समझते हैं, ये सब योग्यताएं वाचिक बोध में आती हैं। इसी तरह से संख्यात्मक योग्यताएं, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है, कितने जल्दी कैलकुलेट कर रहा है कोई व्यक्ति, कितने तेज कैलकुलेट कर रहा है और कितना शुद्ध कैलकुलेट कर रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही, ये सब आती हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अगली योग्यता है देशिक संबंध। इसमें इमेजिनेटिव थिंकिंग को देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की कितनी अच्छी इमेजिनेटिव थिंकिंग है, वो कितने अच्छे से इमेजिन कर तक सकता है चीज़ों को, कितने अच्छे से प्रतिरूपों और रचनाओं का मन में प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, रख सकता है चीज़ों को देर तक, ये होती है देशिक संबंध। अगला है प्रत्यक्ष गति, परसेप्चुअल एबिलिटी। इसमें देखा जाता है कि कोई चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर लेता है, ग्रहण करता है, तो ये होता है प्रत्यक्ष गति। अब अगला है शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। इसमें देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितने अच्छे से बोलता है, कितने अच्छे से अपने विचारों को रखता है, ये एबिलिटी शब्द प्रवाह या वर्ड फ्लुएंसी कहलाती है। वो अपने वर्डों का बहुत ध्यान से यूज़ करता है। अगली है स्मृति या मेमोरी। इसमें देखा जाता है कि ऐसी योग्यता कि जिसमें कितने जल्दी चीज़ों को कोई व्यक्ति रिकॉल करता है, कितनी पुरानी चीज़ों को रिकॉल करके ध्यान कर सकता है, उनका पुनर्स्मरण में परिशुद्धता होती है। और अगला है 7वीं आगमनात्मक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। इस योग्यता में देखा जाता है कि व्यक्ति कितने जल्दी लॉजिक लगाकर सामान्य नियमों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ये 7 योग्यताएं लुईस थर्स्टन ने बताई हैं। अगला सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक अकेला तत्व नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। इन्होंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन है वो 8 प्रकार के स्लॉट में डिवाइड है और हर एक स्लॉट में एक बुद्धि आती है। इस तरीके से 8 स्लॉट होते हैं और 8 उसमें अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं और किसी समस्या को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि आपस में अंतःक्रिया करके उसका सॉल्यूशन निकालती हैं। जिसमें पहली बुद्धि है भाषागत बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाले लोग जिनमें ये बुद्धि अधिक होती है, वो भाषा के उत्पादन तथा उपयोग कौशल में अच्छे होते हैं, जैसे लेखक, कवि में यह बुद्धि अधिक होती है। इसी तरीके से अगली बुद्धि है तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिक्स। इसमें वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान, और ऐसे लोग तर्क अच्छा लगा लेते हैं और क्रिटिकली सोच लेते हैं कि चीज़ों को देख लेते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार जिन्होंने जीता होता है, वो सब उनमें ये लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि होती है। अगली बुद्धि की बात करें, अगली बुद्धि है देशिक। इस प्रकार की बुद्धि में अधिक मात्रा में रखने वाले व्यक्ति सरलता से देशिक सूचना, स्पेस, जगह की सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में अच्छे से फिट कर लेते हैं, रख लेते हैं चीज़ों को। और जो विजुअल इमेजेस हो गई या कोई प्रतिरूप या पैटर्न्स हो गए, उनको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। ऐसे लोग विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वस्तुकार
आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक आदि इन लोगों में ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस में कौन सी बुद्धि अधिक होगी। अगली बुद्धि है संगीतात्मक। इस प्रकार की बुद्धि में संगीत का लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता होती है। इसमें जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं या सिंगर होते हैं वो सब आते हैं। अगली बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी। इस बुद्धि में संपूर्ण शरीर तथा उसके किसी अंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सृजनात्मक क्रिएटिविटी दर्शाता है। ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं? धावक, नर्तक हो गए, खिलाड़ी हो गए, जिम्नास्टिक हो गए। ये सब लोगों में शारीरिक गति संवेदीय बुद्धि होती है। अगली बुद्धि है अंतर्व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि जैसे वो कोई व्यक्ति उनके सामने मिलता है तो उससे बात करते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, उसकी फीलिंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है और क्या चाहता है। तो उस हिसाब से वो उस व्यक्ति से बात करते हैं तथा वो जान लेते हैं कि कैसे मधुर संबंध स्थापित करने हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन से होते हैं जिनमें यह बुद्धि होती है? वो है मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कर्ता तथा धार्मिक नेता, ये सब आते हैं। अगली बुद्धि है अंतः व्यक्ति, इंटरपर्सनल। इसमें व्यक्ति अपनी खुद की निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं की अभिज्ञता रहती है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व, जीव के अर्थों को समझने में अति संवेदनशील होते हैं। इसमें बुद्धि में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीवन क्या है, मनुष्य अस्तित्व, ये सब कौन सी बुद्धि में आता है, जो कौन से लोग ये सोचते हैं? तो ये होते हैं अंतः व्यक्तित्व, इंट्रापर्सनल लोग। यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर अंतः व्यक्तित्व और प्रकृतिवादी। इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक नेता आदि इस प्रकार की बुद्धि देखी जा सकती है। अगली है प्राकृतिक, नेचुरलिस्टिक। पर्यावरण के प्रकृति पक्ष की विशेषता के प्रति संवेदनशील रहते हैं ये आदमी होते हैं। जैसे शिकारी हो गए, किसान हो गए, पर्यटक हो गए, वनस्पति विज्ञान हो गए, पक्षी विज्ञान आदि। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। इनका अगला और पांचवा सिद्धांत है जेपी गिलफर्ड द्वारा दिया गया बुद्धि संरचना मॉडल। इस मॉडल में बौद्धिक विशेषताओं को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 विभाग कौन कौन सी हैं? पहली है संक्रियाएं। बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संक्रिया कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज आती है? संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन और मूल्यांकन की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर 6 चीज़ें आती हैं, 6 पॉइंट आते हैं इसके अंदर। विषय वस्तु, अब जिस पर हम क्रिया कर रहे हैं वो वस्तु एक्चुअल में है कैसी, वह इसमें आता है। विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना के स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रिया करनी होती हैं। उसका स्वरूप चाक्षुष होता है, मतलब विजुअल, श्रवणात्मक यानी ऑडिबल, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, व्यवहार और अर्थ विषयक। ये 5 टाइप का स्वरूप हो सकता है विषय वस्तु का। और उत्पाद, उत्पाद का अर्थ होता है उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण मतलब प्रोसेस करता है। तो किस स्वरूप में सूचनाओं का प्रोसेस करता है वो यहाँ पर दिया गया है कि इकाई के रूप में, वर्ग के रूप में, संबंध के रूप में, व्यवस्था के रूप में या रूपांतरण के रूप में, अंतर्निहित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये थी। चूँकि इस वर्गीकरण में 6 × 5 × 6 वर्ग बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले ही बताया गया थी प्रत्येक विशेषता एक विमाग के समान है। चलो सपोज मान लें कि ये 3D इमेज है और यहाँ पर ये पहली विमा है, ये दूसरी विमा है, ये तीसरी विमा है। वहाँ पर कुछ 6 पॉइंट थे, पहली वाली में 6 पॉइंट थे, वहाँ 6 पॉइंट ऐसे रख दिए, अगली में 5 पॉइंट थे। इस टाइप से ये काट कर ऐसा इमेज बन जाती है इस टाइप की। और हर एक सेल में एक बुद्धि होती है। इस टाइप से 180 बुद्धि होती हैं और प्रत्येक सेल में एक बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे 180 बुद्धि वाला सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, जो दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है
जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। वो अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से ढालता है, अनुकूलन करता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है, कुछ पक्षों का जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसका चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है और उन्हें उस उद्देश्य के हिसाब से परिवर्तित कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रूप से बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। घटकीय बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला है ज्ञानार्जन, जिसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और नई चीज़ें सीखता है। अधि या एक उच्च स्तरीय घटक, इसमें व्यक्ति कैसे करना है, क्या करना है, ये बारे में सोचता है। और निष्पादन, इसमें व्यक्ति एक्चुअल में परफॉर्मेंस करता है। अगली है अनुभाविक बुद्धि, अनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि। यहाँ पर इनके दूसरे नाम भी याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सृजनात्मक वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है, जो से पहले में से प्राप्त जो ज्ञान है उसका उपयोग करके कोई समस्या का समाधान ढूंढता है। इसी प्रकार से तीसरी बुद्धि है संदर्भित बुद्धि। संदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। व्यवहारिक बुद्धि या व्यावसायिक समझ कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पर्यावरण से शीघ्र अनुकूलित हो जाते हैं या फिर वर्तमान पर्यावरण की अपेक्षा अधिक अनुकूलन पर्यावरण का चयन कर लेते हैं या फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण से वांछित परिवर्तन कर लेते हैं। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत सूचना प्रक्रमण उपागम के अंदर आता है। इस उपागम में ये होता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कौन सी प्रोसेस लगाकर, कौन सी स्टेप फॉलो कर करता है। मैंने जब बुद्धि के सिद्धांत पढ़ाने से पहले सिद्धांतों को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था सूचना प्रक्रमण उपागम और दूसरा था मनोमितिक उपागम। मनोमितिक उपागम में क्या होता है कि बुद्धि को कई टाइप से बांट दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। आगे चलते हैं। आगे है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था रेमंड बी कैटल ने। जैसे आप तरल बुद्धि से आपको पता ही चल रहा है कि वो बुद्धि जो परिवर्तनशील होती है, एक चीज के बारे में अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। यह आनुवंशिकता से जुड़ी हुई होती है और ये 20 साल के बाद बढ़ नहीं सकती। ये वर्तमान समय के निर्णय लेने के लिए उपयोगी होती है। ये होती है तरल बुद्धि। अब बात करते हैं ठोस बुद्धि। सोचने के तरीके को सीमित कर देती है। आप एक ही टाइप से सोचते हैं। अभिसारी होती है, एक जगह केंद्रित होती है, खुली सोच नहीं होती। वातावरण के अनुभवों से बढ़ाई जा सकती है। ये बुद्धि लगातार बढ़ सकती है। जैसे जैसे आप अनुभव गेन करते हैं, जैसे 20 के बाद आप अनुभव गेन करते हैं तो अनुभव के आधार पर आप एक चीज पर फोकस करते हैं, आप सृजन आपका कम हो जाता है। बुद्धि में आदत में आ चुकी होती है, ये आदत डाल देती है। तो ये होता है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षणों के बारे में। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में। बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। तो परीक्षणों को देने के आधार पर 2 टाइप से इसको बांटा जा सकता है। वैयक्तिक परीक्षण जिसमें सिंगल पर्सन का परीक्षण होता है और समूह परीक्षण जिसमें पूरे ग्रुप का परीक्षण होता है। तो सिंगल पर्सन का परीक्षण अगर कोई परीक्षणकर्ता करेगा तो वो उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझ पाएगा। समूह परीक्षण में ऐसा नहीं हो पाता है। परीक्षण के स्वरूप के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, शाब्दिक या वाचक और दूसरा निष्पादन, परफॉर्मेंस। तो जो शाब्दिक वाला है इसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनको लिखित या मौखिक टेस्ट किया जाता है उनका, और जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अनपढ़ लोग, उनका परफॉर्मेंस परीक्षण किया जाता है। तो इस टाइप से ये 2 परीक्षण हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें संस्कृति निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिन्नत परीक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक परफॉर्मेंस निष्पादन परीक्षण है। इसको रेबेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ये अंश यहाँ पर काटा हुआ है और पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा अंश इसमें फिट आएगा। तो ये परफॉर्मेंस परीक्षण है। निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है रेफरेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं, ये कल्चर फ्री है,
निष्पक्ष संस्कृति, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ परीक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण, इसमें पहला परीक्षण जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो शुरू हुई बिने साइमन परीक्षण से, जो 1905 में आया था। उसके बाद गोडार्ड परीक्षण 1910 में आया था। फिर स्टैंडफोर्ड बिनेट जो टर्मन ने परीक्षण किया था वो 1916 में आया था। इसके अलावा अशाब्दिक परीक्षण है, वो देख लेते हैं। सिंगल परीक्षण जिस पर हो रहा है वो है भाटिया बैटरी परीक्षण, जो दिया था 1955 में ये आया था। ये दिया था डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया ने। ये इंपॉर्टेंट, ये भारत का है तो इसे आ सकता है। अगला परीक्षण है पिंटरसन पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल। इसके अलावा शाब्दिक समूह परीक्षण, इसमें ग्रुप परीक्षण होता है। आर्मी अल्फा परीक्षण, जबकि अशाब्दिक समूह परीक्षण के अंदर आर्मी बीटा परीक्षण आता है। और इसके अलावा टर्मर समूह परीक्षण भी होता है। आगे चलते हैं, अब अशाब्दिक समूह परीक्षण की बात कर लेते तो यहाँ पर आर्मी बीटा परीक्षण आता है और रिवरेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स RPM आता है। RPM इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और कैटल कल्चर फ्री परीक्षण भी है। तो यहाँ पर ये अशाब्दिक समूह परीक्षण होगा। ये परीक्षणों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा भी बुद्धि परीक्षण में जैसे वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, अलेक्जेंडर का पासलोंग परीक्षण, कोहल का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण इस आदि भारतीय मानक विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो ये कुछ परीक्षण मैंने इनके बारे में बता दिए, तो इनके नाम जरूर से जरूर याद रखें। अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बुद्धि को समझने के लिए खाली स्थान के अंतर्गत आने वाली सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व सिद्धांत है। पहला ऑप्शन सूचना प्रक्रमण उपागम, दूसरा है सूझ का सिद्धांत उपागम, अनुभाविक बुद्धि उपागम और चौथा है मनोमितिक उपागम। तो यहाँ पर जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है वो सूचना प्रक्रमण उपागम से संबंधित है, क्योंकि उसमें प्रोसेस बताई जाती है कि कैसे बुद्धि प्रोसेस करती है कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ पर उपागम दो टाइप के होते हैं बुद्धि के, जो तो यहाँ पर सही आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निष्पादन घटक बुद्धि के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो जो निष्पादन घटक है वो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो स्टर्नबर्ग ने दिया था उसके अंदर आता है। घटकीय बुद्धि थी, उसके अंदर तीन चीजें आती थी। पहला था ज्ञानार्जन, दूसरा था एक उच्च स्तरीय अधि या एक उच्च स्तरीय घटक और तीसरा था निष्पादन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो जो बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल था वो प्रतिपादित किया आर्थर जेमसन ने। ये था है आर्थर जेमसन ने प्रतिपादित किया। थर्ड आंसर सही होगा। इस पदानुक्रम में जो आर्थर जेमसन उन्होंने दो तरह के स्तर की बात की है, दो तरह की योग्यताओं की बात की है। पहला प्राथमिक स्तर, जिसमें क्या होता है जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप लिखते हैं, जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आपको याद रहता है। तो ये रटने वाली प्रवृत्ति थी, वो पहले स्तर पे आती है। और दूसरे स्तर पर आती है जितना आप सीखते हैं उससे ज़्यादा आप आउटपुट देते हैं। मतलब कुछ आपने चीज़ सीखी तो उसके बाद आप खुद उसमें रिसर्च करेंगे और आउटपुट ज़्यादा निकालेंगे, तो वो दूसरे स्तर में आती है। तो इस हिसाब से इनने पदानुक्रम का दो स्तर बताए थे योग्यताओं के। यहाँ पर मैं एक सिद्धांत की और बात कर लेता हूँ। इसका नाम है पास, PASS। इसका पूरा नाम है प्लानिंग अटेंशन साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो ये सिद्धांत था वो दिया था जैक नागलिरी, किर्बी और JP दास ने। तो इस सिद्धांत का नाम भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन में कभी कभार पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनने 8 तरह की बुद्धि की बात की है। तो लोगों में हर तरह की बुद्धि होती है, कोई सी बुद्धि उनमें कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है। तो उस आधार पर अलग अलग टाइप से आपको पढ़ाना चाहिए, ये बात हार्वर्ड गार्डनर ने कही है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, इसकी बात नहीं करते। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप की तरह ग्रहण करें, ये बात यहाँ पर सही है। क्षमता भाग्य है और
अवधि के भीतर नहीं है, ये गलत है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो, नहीं ये भी गलत है। तो उनका कहना था कि सभी के पास 8 तरह की बुद्धि होती हैं, तो टीचर को चाहिए कि अलग अलग तरीके से वैकल्पिक विधियों को पढ़ाएं, जिससे उनकी जो बुद्धि उनके अंदर हो उससे वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि? तो मैंने जब त्रिचापीय सिद्धांत डिस्कस किया था तभी बता दिया था, इसको व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत लाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल पर नहीं, सामान्य बुद्धि पर नहीं, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, ये भी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। उन्होंने बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति में 8 टाइप की बुद्धि होती है, तो उनमें ये बहुत सारी योग्यताएं रहती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बुद्धि। ये हमने बुद्धि के परीक्षण में देख लिया थे ये टेस्ट। तो इस तरह से बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के परीक्षण मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया एवं राय कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सब लोगों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।